हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के संबंधित उपबंधों को देखेंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद में और किस अनुसूची में हिंदी के लिए क्या व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह इसमें वर्णित है कि किस अनुच्छेद में हिंदी के लिए क्या कहा गया है। और सबसे पहले आप यह जान लो कि ये जो संविधान में हिंदी को लेकर के जो निर्धारित अनुच्छेद है, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई एग्ज़ाम हो और इससे प्रश्न ना आए हों, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो। तो हम इसके देखते हैं अनुच्छेद को। पहला अनुच्छेद है 343। 343 में यह कहा गया है कि जो हिंदी है वह राजभाषा है। सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान में हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया। पहला प्रश्न तो ही बन जाता है। तो हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का नहीं। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, राजभाषा का दर्जा दिया है। और दूसरा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंक वो हैं कि जो रोमन में लिखे जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। इसको अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। 343 में यह कहा गया है संविधान में कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और जो उसका अंक होगा वह अंतर्राष्ट्रीय अंक है। उसके बाद आगे है अनुच्छेद 344। 344 में यह वर्णित है कि जो हमारा राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वह प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। और इसमें हिंदी में क्या प्रगति की है, उसके जैसे शब्दों में और उसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या किया गया, एक समिति का गठन करेंगे और उस समिति से सुझाव मांगेंगे कि हमें हिंदी के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और हमने जो सुधार के लिए कदम उठाए हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या उन्नति हुई है। तो अनुच्छेद 344 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। प्रश्न पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा, या ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है। जैसे कि प्रश्न पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा, तो अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद दे देगा तो उसके पूछेगा कि उसमें क्या वर्णित है, या कथन दे देगा तो पूछेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। आगे है 345। 345 में यह कहा गया कि राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार। 345 में यह कहा गया कि जो राज्य हैं वह उनके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाएगी उस भाषा को चुनने का अधिकार है वहाँ की राज्य सरकार को। लेकिन अगर जो वहाँ की राज्य सरकार हिंदी को नहीं चुनती है या अपनी राजभाषा नहीं चुनती है तो ऐसी की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग होगा, वहाँ की सरकार अंग्रेजी का प्रयोग करेगी। आगे है अनुच्छेद 346। इसमें यह है संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र अधिकार का राजभाषा। इसमें यह कहा गया कि 346 में यह वर्णित है कि संघ एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो पत्र व्यवहार की भाषा होगी वह कौन सी भाषा होगी। अनुच्छेद 346 में यह वर्णित है। ऐसे ये अंक दे देगा, ये जो कथन है इसको दे देगा कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा, जो संघ केंद्र सरकार जो निर्धारित भाषा करेगी उसी भाषा में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्र की भाषा होगी। और उसके बाद है अनुच्छेद 347। 347 में यह वर्णित है
कि राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यताएं। राज्य की जनसंख्या की मांग पर प्लस राष्ट्रपति की अनुमति पर। वहाँ की जैसे कि पहले शुरू में संविधान में 14 बोलियां थीं, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई। तो राज्य सरकार मांग करती है कि वहाँ की जनता मांग करेगी कि वहाँ की जनता जिस भाषा को ज़्यादा बोलेगी और वहाँ की जनता चाहेगी कि हमें संविधान में हमारी इस भाषा को मान्यता दी जाए, वहाँ तो वह मान्यता दे। जब जनता मांग करेगी और राष्ट्रपति की इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, तब जो है राष्ट्रपति अनुमति जब दे देता है, तब वहाँ की जो बोली है या जो भाषा जनता जो बोलती है भाषा को, उस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जैसे शुरू में 14 बोलियां थी, फिर डोंगरी, मैथिली, कोंकणी, ये सब जो बोलियां हैं इनको भाषा का राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो अनुच्छेद 347 में यह वर्णित है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा संख्या में अगर जो बोलने वाली उस भाषा को और चाह रही है और राष्ट्रपति की अनुमति पर वहाँ की बोली को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 348 में यह वर्णित है कि उच्च न्यायालय प्लस उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। अनुच्छेद 348 में यह कहा गया है, यह वर्णित है कि जो उच्च न्यायालय है और हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उसकी जितनी भी कार्यवाहियाँ हैं, जितने भी आदेश पारित होंगे, जज जितने भी फैसले सुनाएंगे, वो सब अंग्रेजी भाषा में होगी। आगे अनुच्छेद 349 में यह वर्णित है कि भाषा संबंधी विधेयकों संशोधनों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति व मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिश या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगा। भाषा संबंधी जो विधेयक होते हैं उसमें संशोधन करना रहता है, तो वह राष्ट्रपति पहले उस राष्ट्रपति की सिफारिश की जाएगी और राजभाषा आयोग उसकी सिफारिश करेगा, तब उसके बाद राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा। आगे है अनुच्छेद 350, इसमें अल्पसंख्यक प्लस अनुच्छेद 350 में 3 चीज़ें वर्णित है। एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अल्पसंख्यक की क्या भाषा होगी, और एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति करने का जो अनुच्छेद 350 है, इसमें अल्पसंख्यक के बारे में, जो जहाँ की जनसंख्या कम है और जो वो लोग भाषा बोलते हैं उनके बारे में, और एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होगी, प्लस प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। यहाँ मातृभाषा रहेगा। मातृभाषा, सॉरी लिखा नहीं रहा है। जो 350 अनुच्छेद है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस 350 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाएगी, और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बारे में कहा गया है। ये तो हो गया हमारा राजभाषा, जो हमारी हिंदी है उसको किस अनुच्छेद में क्या उसके अंतर्गत क्या कहा गया है। अब आगे है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 100% श्योर है। इसमें से हो ही नहीं सकता है कि कोई परीक्षा हो उसमें आए ना। तो आगे है राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण आयोग की स्थापना और वर्ष। जो राजभाषा हिंदी है इसके संबंध में कौन कौन सी स्थापनाएं की गई थी, कौन कौन सी समितियां बनी थी, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आजीवन काम आने वाली चीज़ है। तो इसका हम देखेंगे स्थापना वर्ष कौन कौन सा कब किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना, ये नेट के पेपर में पूछा गया था, 7 जून 1955 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रपति आदेश प्रथम 1955 ईस्वी।
संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन रहेगा यहाँ पर सन 1957 ईस्वी। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, जो संसद है, जो राजभाषा समिति गठन होता है, फिर वह सुझाव देती। जैसे संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ, तो वो जो समिति का गठन हुआ तो उस समिति ने क्या सुझाव दिए, उनका सुझाव सन 1959 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारा आप रट लेना। दूसरा राष्ट्रपति आदेश 1960 ईस्वी में, पहला राष्ट्रपति आदेश 1955 ईस्वी में आया था और दूसरा राष्ट्रपति आदेश 1960 ईस्वी में। और राजभाषा विधि आयोग इसका है सन 1961 ईस्वी। आगे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग सन 1961 ईस्वी में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का जो गठन है वह सन 1961 ईस्वी में हुआ था। यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे राजभाषा अधिनियम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थापना। जितनी भी इसमें स्थापनाएं हैं हिंदी भाषा को लेकर की, यह सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, यह पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। आगे है राजभाषा अधिनियम, यह सन 1963 ईस्वी में हुआ था, राजभाषा अधिनियम। आगे राजभाषा संकल्प, यह सन 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर राजभाषा नियम सन 1976 ईस्वी में। आगे है राजभाषा संसदीय समिति का गठन, यह भी 1976 ईस्वी में। ये इसमें सारे इतने इम्पोर्टेंट जो स्थापना हुई है और संविधान के किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है, यह हमने बता दिया। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो से 2 नंबर तो पक्के हैं आपके। अब आगे है, प्रश्न पूछ लेता है इसमें से। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है कि जो संसद हमारी होती है उसकी कार्यवाही किस भाषा में की जाएगी, अंग्रेजी में या हिंदी में। तो अनुच्छेद 120 में यह संसद की कार्यवाहियों की भाषा के बारे में वर्णित है। अब हमारा यह जो वीडियो है यह यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आगे हम बोली वाला, जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं और उनके जो क्षेत्र हैं, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बोलियां भी एक ऐसा टॉपिक है कि बोलियों से भी एक प्रश्न ज़रूर बनता है, 2 प्रश्न बन जाते हैं इससे। बोलियों से एक प्रश्न तो ये बनता है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है और कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, ये सब, जैसे अर्धमागधी, ये सब है। तो बोलियों से भी प्रश्न आते हैं। बोलियां जो हिंदी सिलेबस के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वह हिंदी की बोलियों पर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर जो आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जो वीडियो बनाऊंगी वह आप तक पहुंच जाएगी और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।